हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम प्री हिस्ट्री के टाइप्स और स्टोन एज को फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या है, प्री हिस्ट्री की डेफिनेशन। तो प्री हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है? द पीरियड विच वी डू नॉट हैव एनी राइटिंग डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। मतलब वह पीरियड जिसका हमारे पास कोई राइटिंग में डिस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब राइटिंग में लिखा हुआ नहीं है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या होती है? द पीरियड विच वी हैव इन राइटिंग डिस्क्रिप्शन। मतलब वह पीरियड जिसका हमारे पास राइटिंग में डिस्क्रिप्शन है, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो मतलब जिसका हमारे पास राइटिंग में डिस्क्रिप्शन नहीं है उसे हम प्री हिस्ट्री बोलेंगे, और जिसका राइटिंग में डिस्क्रिप्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? हिस्ट्री बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे प्री हिस्ट्री के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, एंड जो हमारा लास्ट है वो क्या है? आयरन एज। अब स्टोन एज में क्या था कि इसमें जो टूल्स एंड वेपन्स थे वो किसके बने हुए थे? स्टोन के बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे। टूल्स एंड वेपन्स वर मेड ऑफ स्टोन। और जो ब्रॉन्ज एज में जो था, इसमें टूल्स एंड वेपन्स वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज। मतलब जो इसमें जो औजार और हथियार थे, टूल्स एंड वेपन्स थे, वो किससे बने हुए थे? ब्रॉन्ज से बने हुए थे। अब ब्रॉन्ज क्या होता है? एक तरह का मेटल होता है जो कॉपर एंड टिन से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो क्या है? आयरन एज। अब इसमें टूल्स एंड वेपन्स वर मेड ऑफ यूजिंग आयरन। मतलब जो टूल्स और वेपन्स में अब आयरन का भी यूज़ होने लगा था, मतलब आयरन का यूज़ करके बनाया जाने लगा। उस एज को हम लोग क्या कि बोलते हैं? आयरन एज। मतलब प्री हिस्ट्री को हम उनके टूल्स और वेपन से डिसाइड करते हैं। मतलब जिसमें टूल्स और वेपन्स स्टोन के थे, जो ह्यूमंस थे, टूल्स और जो ह्यूमन स्टोन के टूल्स और वेपन्स इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे, उस एज को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोन एज। जब ह्यूमन ने ब्रॉन्ज अपने टूल्स और वेपन्स में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उस एज को हम ब्रॉन्ज बोलते हैं। और जब ह्यूमंस ने अपने टूल्स और वेपन्स में आयरन का यूज़ करना शुरू कर दिया तो उस एज को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन एज बोलते हैं। जैसे अगर हम स्टोन एज के टाइप्स को देखें तो स्टोन एज को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है? पैलियोलिथिक एज। सेकंड क्या है? मेसोलिथिक एज। और जो थर्ड है वो क्या है? नियोलिथिक एज। अगर हम इनके बीच का पीरियड्स देखें तो पैलियोलिथिक एज का पीरियड रफली 2.5 मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 BC। मतलब आज से लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स एगो। अब 2.5 मिलियन का मतलब कितना होता है? जैसे हम 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 10 लाख। मतलब 1 मिलियन 10 लाख को बोलते हैं। तो 2.5 मिलियन कितना हो जाएगा? 25 लाख। मतलब आज से लगभग 25 लाख साल पहले से 10,000 BC। अब 10,000 BC का मतलब क्या होता है? जो अब BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट इरा। BC, इसमें यहाँ पे ई भी ऐड होना चाहिए। BC भी लिखते हैं और BCE भी लिखते हैं। तो BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी बर्थ के 10,000 साल पहले का जो पीरियड था उसको हम लोग बोलते हैं 10,000 BC। और जो जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद का जो पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? AC बोलते हैं, या फिर AD भी बोलते हैं। AC बोलते हैं, AD बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। मतलब AC का मतलब होता है आफ्टर क्राइस्ट एरा, ACE, और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। जैसे हमारा ये कैलेंडर है, जो हमारा AC चल रहा है, तो ये कौन सा AC है? 2020 AC है। जो सन है, ईयर है 2020 है। तो अगर हम अगर 10,000 BC को आज से हम ईयर्स में कंसीडर करें कि मतलब 10,000 BC आज से कितना साल पहले था, तो 10,000 ये हो गया, और हम इसमें 2020 और ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 12,020। मतलब आज से लगभग 25 लाख साल पहले से 12,020 ईयर्स पहले का एगो के बीच का जो पीरियड था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज। उसके बाद हमारा क्या है? मेसोलिथिक एज।
तो मेसोलिथिक एज का पीरियड क्या है, रफली 10,000 BCE टू 8,000 BCE, मतलब आज से लगभग 10,000 BC से 8,000 BC मतलब 8,000 BC के बीच का जो पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक एज। और उसके बाद हमारा जो नियोलिथिक एज है, रफली 8,000 BCE टू 3,500 BCE, मतलब आज से लगभग 8,000 साल पहले से 8,000 BC से पहले से 3,500 BC के बीच का जो पीरियड था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज। जैसे अगर हम स्टोन एज में पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज की लाइफ को डिस्कस करें तो पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमन था वो कैसा था, फूड गेदर्स था, या फिर हम कह सकते हैं हंटर गेदर्स था। जैसे फूड गेदर्स का मतलब क्या होता है, खाना बदोश, मतलब इंसान जो था वो भटक कर दौड़ कर आई मीन इधर उधर जंगलों में दौड़ कर अपना फूड गेदर्स करता था, हाँ, या फिर हंट करके बड़े बड़े एनिमल्स को हंट करके शिकार करके अपना फूड गेदर करता था। उसके बाद अगर हम मेसोलिथिक एज की बात करें तो इसकी शुरुआत में मतलब जब मेसोलिथिक एज की शुरुआत हुई तो शुरुआत में जो ह्यूमन की लाइफ थी वो भी फूड गेदर्स ही थी, आई मीन हंटर गेदर्स ही थी वो भी। तो शुरुआत में जो ह्यूमन था वो शिकार करके इधर उधर भटक कर शिकार कर ही खाता था। उसके बाद के जो पीरियड में आई मीन जब मेसोलिथिक एज एंड होने वाला था तो वहाँ पे उनके बीच बिगनिंग और डोमेस्टिकेशन, आई मीन जो उन्होंने लोगों ने वहाँ के जो लाइफ थे ह्यूमन ने डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया, मतलब जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। और इंसान ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया, डॉग को। उसके बाद अगर हम नियोलिथिक एज में के ह्यूमन की लाइफ देखें तो नियोलिथिक एज में ह्यूमन ने एग्रीकल्चर सीख लिया था। अब जब एग्रीकल्चर सीख लेने से आई मीन जब उसने खेती करना सीख लिया तो उसकी वजह से बहुत सा फ़ायदा हुआ। अब वो उनको अपना खेत क्या करता था, आई मीन देखना था, जो अब ऐसा तो है नहीं कि वो अपना खेत छोड़कर चले जाएं, ताकि जो आई मीन जा तो सकते नहीं थे, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, वहीं पर मेकिंग हट आई मीन झोपड़ी बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ थी वो कैसी हो गई, सेटल्ड हो गई। मतलब उनकी लाइफ कैसी थी, अब वो फूड गेदर्स या हंटर गेदर्स आई मीन भटकने वाले नहीं रह गए थे, अब वे सेटल लाइफ थे और उनकी फैमिली हो गई। मतलब सिर्फ इस एग्रीकल्चर आने से उनकी लाइफ में कितना बदलाव आया, सेटल लाइफ हो गई, उन्होंने मेकिंग मतलब झोपड़ी बनाना सीख लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनकी जो फैमिली हुई, उसके बाद उन्होंने यूज़ ऑफ पॉटरी, मतलब पॉटरी एक मिट्टी का बर्तन होता है, पॉटरी का इस्तेमाल किया। सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया, पॉटरी का। उसके बाद हमारा क्या है, अगर हम फूड देखें कि उनका फूड कैसा था, तो पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमन था वो क्या खाता था, फ्रूट्स खाता था, मतलब फल खाता था, और बिग एनिमल्स को खाता था, मतलब जो बड़े बड़े जानवर रहते थे उनका शिकार करके खाता था। अगर हम मेसोलिथिक एज की बात करें तो इंसान क्या खाता था, जैसे फ्रूट तो खाता ही था, बिग एनिमल्स खाता था, लेकिन अब उसने क्या किया, बिग एनिमल्स के साथ साथ मेसोलिथिक एज में स्मॉल एनिमल मतलब जो छोटे जानवर थे उनका भी शिकार करना शुरू कर दिया। अगर हम नियोलिथिक एज में जो ह्यूमन थे उनके फूड की बात करें, जैसे यहाँ पे क्या था, फ्रूट्स था ही, बिग एनिमल्स भी था, उसके बाद इन एनिमल्स स्मॉल एनिमल मतलब जो छोटे जानवर थे वो भी थे। अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और आ गई उनके पास, जैसे यहाँ पे क्या उन्होंने सीखा था, एग्रीकल्चर सीखा था। तो एग्रीकल्चर आ जाने से अब उनके फूड में एक चीज़ और बढ़ गई, वो क्या थी, ग्रेन्स मतलब अनाज। अब लोग अनाज भी खाने लगे, इतनी चीज़ों के साथ साथ जो इंसान था, ह्यूमन था, वो अनाज भी खाने लगा। जैसे अगर हम टूल्स की बात करें तो इंसान जो था पैलियोलिथिक एज में वो बड़े जानवरों का शिकार करता था, तो उन बड़े जानवर बिग एनिमल्स का शिकार करने के लिए उनके जो औजार और हथियार थे, टूल्स एंड वेपन्स थे, वो कैसे थे, बिग थे, मतलब बड़े बड़े होते थे। और उसके बाद अब इंसान ने, जैसा कि हम डिस्कस किए जो इसमें जो इंसान ने छोटे जानवरों को भी शिकार करने शुरू कर दिया, तो उन छोटे इनके पास जो बिग टूल्स तो थे ही, अब उन छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए लोगों ने स्मॉल टूल्स का आई मीन जो स्मॉल टूल छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और उन छोटे हथियारों को, उन छोटे टूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। मतलब जो मेसोलिथिक एज के जो स्मॉल टूल्स थे वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ्स। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टोन एज चल रहा है, तो स्टोन एज में जितने भी टूल्स और वेपन्स थे वो सब के सब किससे बने थे,
स्टोन के बने हुए थे। उसके बाद हमारे पास क्या है, नियोलिथिक एज। अब यहाँ पे नियोलिथिक एज में इंसान ग्रो कर रहा है, तो अब उसने क्या किया, पॉलिश स्टोन टूल्स, आई मीन पॉलिश किया हुआ स्टोन, पत्थर से बना हुआ औजार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। किसमें, नियोलिथिक एज में। और किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए पॉलिश, मतलब अब वो लोग आई मीन डेवलप हो रहा है, तो अब उसने उनके जो औजार थे, हथियार थे, उनको पॉलिश करना शुरू कर दिया। अगर हम क्लॉथ्स की बात करें तो शुरुआत में आई मीन जब पैलियोलिथिक एज की शुरुआत हुई तो इंसान कुछ भी नहीं पहनता था, मतलब न्यूड रहता था, विदाउट एनी क्लॉथेस, मतलब बिना कपड़ों का रहता था, न्यूड रहता था। और लेकिन बाद में उसने क्या किया, लीफ आई मीन पत्तियाँ और बारकाफ्ट्री, मतलब कि जो पत्तियाँ थी, बारकाफ्ट्री पेड़ों की छाल थी, उनको लपेटना, अपने बदन पर लपेटना शुरू किया। उसके बाद मेसोलिथिक एज में भी मतलब सेम एज इसी तरह था कि मतलब लीफ पत्तियों को लपेटता था और बारकाफ्ट्री को मतलब पेड़ों की छाल को लपेटता था। उसके बाद जैसा कि नियोलिथिक एज में क्या आई थी, एग्रीकल्चर आई थी। अब नियोलिथिक एज में इंसान ने क्या किया, कॉटन एंड वूलन क्लॉथेस को भी इस्तेमाल करना, आई मीन क्लॉथ्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और सिर्फ किस लिए, ओनली फॉर रील इन, सिर्फ लपेटने के लिए। मतलब आज की तरह उनका जो कपड़ा था, क्लॉथ था, वो सीला मतलब सीला नहीं था, बल्कि जो उनके जो कॉटन के और वूलन क्लॉथ्स थे वो सिर्फ लपेटने के लिए होते थे। उसके बाद अगर हम रिलीजन की बात करें, जो पैलियोलिथिक एज में बिलीव्ड इन नेचुरल पावर्स, मतलब जो ह्यूमन थे वो नेचुरल पावर्स मतलब प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करते थे। अब वो प्राकृतिक नेचुरल पावर्स कैसी थी, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, आई मीन बाढ़ हो गया, और अर्थक्वेक मतलब भूकंप हो गया। और उसके बाद अगर हम मेसोलिथिक एज की बात करें तो मेसोलिथिक एज में भी इंसान ऐसा ही था, मतलब इसी तरह के आई मीन वो अर्थक्वेक मतलब नेचुरल पावर्स और में बिलीव करता था। इससे मतलब सेम ही था, सेम उसी तरह था। उसके बाद अगर हम नियोलिथिक एज की बात करें तो अब नियोलिथिक एज में इंसान ने क्या किया, आई मीन उनके बीच फेथ आ गया। मतलब उन्होंने फेथ का मतलब क्या होता है, ईश्वर में विश्वास, आस्था। अब उन्होंने मतलब कि ईश्वर में मतलब विश्वास, फेथ उनके बीच आया। अब वो और क्या किया, स्टार्टेड आइडल वर्शिप, और लोगों ने नियोलिथिक एज में जो लोग थे उन्होंने आइडल मतलब मूर्ति पूजा, आइडल मतलब क्या था, मूर्ति, और मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया। और उसके बाद किसकी पूजा की थी, वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, और मातृ देवी मतलब मातृ देवी की पूजा की। जैसे जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, फायर। मतलब जो फायर की डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ फायर, वो किस एज में हुई थी, पैलियोलिथिक एज। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके क्वेश्चन में आता है कि फायर की डिस्कवरी किस एज में हुई थी, पैलियोलिथिक एज में हुई थी कि नियोलिथिक एज में हुई थी या कौन सी एज में, तो आप उसका आंसर क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ फायर, पैलियोलिथिक एज। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ फायर था, मतलब पहले वहाँ पे फायर तो थी, लेकिन लोग उसका यूज़ करना नहीं जानते थे कि मतलब उन्हें इस फायर का यूज़ किस तरह से करना है। पैलियोलिथिक एज में मतलब डिस्कवरी ऑफ फायर हो चुकी थी, फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन यूज़ करना उन्हें नहीं पता था। यूज़ कब उन्होंने करना सीखा, यूज़ ऑफ फायर कब, मेसोलिथिक एज में जाकर उन्होंने फायर का इस्तेमाल करना सीखा। और जाहिर सी बात है, और जो इस्तेमाल है वो आज तक हम लोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो हम अब आई मीन जितने भी फूड्स हैं उनमें उनको पकाने में फायर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम स्टोन एज की कुछ इम्पोर्टेंट साइट की बात करें तो उनमें से एक है मेहरगढ़, जो अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। चलिए इसके कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। जैसे द साइट वाज डिस्कवर्ड इन 1974 बाय एन आर्कियोलॉजिकल टीम डायरेक्टेड बाय फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट जीन फ्रैंकोइस जेरिज एंड कैथरीन जेरिज। मतलब इस साइट को जीन फ्रैंकोइस जेरिज के द्वारा 1974 में डिस्कवर्ड किया गया था। जैसे मेहरगढ़ इज अ न्यूलिथिक साइट अराउंड 7000 BC to 3200 BC. Neolithic site on the Kachi plain of Balochistan, Pakistan, and one of the earliest site with evidence of farming wheat and barley and herding cattle, sheep and goats in South Asia. मतलब जो मेहरगढ़ है
मतलब न्यूलिथिक साइट की उन अर्लीस्ट साइट में से एक है जहाँ पर हमें फार्मिंग का एविडेंस मतलब खेती का एविडेंस मिलता है। और ये इसका पीरियड कब से कब तक था? लगभग आज से 7000 बीसी से 3200 बीसी के बीच का जो पीरियड था वहाँ पर, मतलब जहाँ पर हमें फार्मिंग का एविडेंस मिलता है। और वो फार्मिंग मतलब वो खेती किस चीज़ की करते थे? वीट एंड बार्ली की। और जहाँ पर हमें क्या और का किसका एविडेंस मिल लगता है? हर्डिंग का, मतलब वो किस चीज़ को हर्ड करते थे? कैटल, शीप एंड गोट्स को हर्ड करते थे। और ये मतलब कि साउथ एशिया में, ये जो हिस्सा है मेहरगढ़ आई मीन साउथ एशिया का पार्ट है। जैसे अगर हम स्टोन एज की एक और इम्पॉर्टेंट साइट की बात करें तो वो क्या है? भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, इंडिया में। चलिए इसके पॉइंट को देखते हैं। जैसे डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर, अब इनका पूरा नाम क्या था? विष्णु श्रीधर वाकड़कर, डिस्कवर दीज केव्स इन 1958। मतलब डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर ने इन केव्स को 1958 ईस्वी में डिस्कवर्ड किया। जैसे भीमबेटका इज प्राइमरली फेमस फॉर हाउसिंग अ नंबर ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स इन साउथ एशिया। द रॉक शेल्टर्स फाउंड एट भीमबेटका शो द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन इंडिया। जैसे मतलब जो भीमबेटका है वो साउथ एशिया में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स आई मीन जो रॉक पेंटिंग्स है, प्री रॉक पेंटिंग्स जो पेंटिंग थी वो रॉक पेंटिंग थी। और ये कब की थी? प्री हिस्टोरिक थी, आई मीन प्री हिस्ट्री आई मीन स्टोन एज की थी। और इसके लिए फेमस है। और ये जो रॉक शेल्टर्स हैं वो इंडिया में ह्यूमन एग्जिस्टेंस के मानव अस्तित्व के सबसे पहले मतलब कि अर्लीस्ट ट्रेसेस को हमें दिखाते हैं। कौन? ये जो भीमबेटका की जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो, उनसे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में ये जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का अर्लीस्ट ट्रेस था, इसका हमें पता चलता है। जैसे अगर हम स्टोन एज की एक और इम्पॉर्टेंट साइट की बात करें तो वो क्या है? कोलडीवा, जो कहाँ पे है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, इंडिया में। चलिए इसके पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे द साइट ऑफ कोलडीवा ऑफ 6500 BC provided the earliest evidence for the domestication of rice. It is the oldest evidence of rice cultivation in any part of the world. मतलब ये जो कोलडीवा की साइट है वो हमें राइस के डोमेस्टिकेशन का अर्लीस्ट एविडेंस प्रोवाइड करती है। मतलब राइस की जो खेती के लिए जो अर्लीस्ट एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोलडीवा से प्राप्त हुआ है। और ये जो कोलडीवा की साइट है वो कब की है? लगभग आज से 6500 BC की है। मतलब 6000 मतलब कि 6000 ये कब की है? 6500 BC की है। और ये जो कोलडीवा की साइट है वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में राइस कल्टीवेशन के लिए जो ओल्डेस्ट एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोलडीवा से ही प्राप्त हुआ है। और जैसा कि अगर हम राइस की बात करें तो राइस का हमें ओल्डेस्ट एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुआ? कोलडीवा से प्राप्त हुआ है। और अगर हम वीट और बार्ली की बात करें तो वीट और बार्ली का जो हमें ओल्डेस्ट एविडेंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से। सो फ्रेंड्स, होप आपको प्री हिस्ट्री से स्टोन एज का ये पार्ट अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, comment and share with your friends. Thank you for watching this video. Thank you.